आज अगर कोई भी आपसे पूछे कि मॉडल ऑफ एटम जो है वो कैसा होता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे एक सेंटर पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन्स उसके उस न्यूक्लियस जो पॉजिटिव होता है उसके आसपास एक डेफिनेट ऑर्बिटल में घूमते हैं, जो ऑर्बिटल्स अलग अलग एनर्जी लेवल के होते हैं। कुछ इसी तरह का आपका जवाब होगा। और ये जवाब देने के लिए आपको जिस भी साइंटिस्ट ने एनेबल किया उसका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जो मॉडल ऑफ एटम है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसकी हम बात करेंगे अब, वो मॉडल ऑफ एटम आज तक कहीं ना कहीं पे ट्रू होल्ड करता है। कुछ उसकी शॉर्टकमिंग्स हैं जो बाद में नेक्स्ट मॉडल में जो है वो अपग्रेड की गई थी, लेकिन आज भी ये जो मॉडल ऑफ एटम है ये अपनी जगह पे ट्रू होल्ड करता है। जबकि आज से कुछ 100 साल पहले ये मॉडल ऑफ एटम दिया गया है बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अब यहाँ पे फन फैक्ट ये है कि जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे ये एक तरह से स्टूडेंट थे जे थॉमसन के। जो जे थॉमसन थे वो जिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, जे थॉमसन एक टीचर थे, रिसर्चर होने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे टीचर भी थे। और उनका एक स्टूडेंट जो था, जो उनका रिसर्च फेलो भी था, यानी उनके अंडर काम करता था, रिसर्च फेलोशिप थी उनकी, वो थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जो उनके एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज़्यादा इंडल्ज थे। उनके एक्सपेरिमेंट में उन्हें बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट था, और उसी इंटरेस्ट के चलते उन्होंने जे थॉमसन के जो एक्सपेरिमेंट हैं, मॉडल ऑफ एटम है, उन पे आगे काम किया। और इवेंचुअली जे थॉमसन को उन्होंने ही डिसप्रूव किया, यानी जो स्टूडेंट था उसने टीचर की जो फाइंडिंग्स थी उसे डिस्क्रेडिट करवाया। लेकिन साइंस में डिस्क्रेडिट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इनफैक्ट उन्होंने उसे अपग्रेड किया, क्योंकि जो चीज़ पहले से हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है हम उसे ही आगे लेके या तो उसे सही प्रूव करते हैं या तो उसे अपग्रेड करते हैं। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो हैं वो, इनफैक्ट उन्होंने भी अपने मॉडल ऑफ एटम के लिए जो है वो नोबेल प्राइज़ उन्होंने जीता। और ये किसी भी तरह से ये प्रूव नहीं करता है कि एक स्टूडेंट ने टीचर को पीछे छोड़ दिया। इनफैक्ट ये प्रूव करता है कि जो जे थॉमसन्स थे उनके जो स्टूडेंट्स थे, उनके 5 स्टूडेंट्स ने उनके बाद नोबेल प्राइज़ जीता फिज़िक्स में। इसका मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसा अपने स्टूडेंट्स में इंडल्ज या इंट्रोड्यूस या इंड्यूस करते थे जिससे स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस में और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते थे। सो एनी हाउ, कमिंग बैक टू द मॉडल ऑफ एटम बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अब जो रदरफोर्ड थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया अपने कुछ साथियों के साथ, जिनका नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में उनका नाम नहीं है। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं कभी भी अकेले नहीं होते हैं, लेकिन जो क्रेडिट है वो हेड साइंटिस्ट या चीफ साइंटिस्ट को ही दिया जाता है। सो यहाँ पे रदरफोर्ड जो थे वो चीफ साइंटिस्ट थे, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसका नाम था रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स की हम बात कर चुके हैं। अल्फा पार्टिकल कुछ रेडियो एक्टिव टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रिलीज होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट 3 तरह के पार्टिकल्स को जो है रिलीज करता है या रेडिएट करता है, जिसमें से अल्फा, बीटा और गामा 3 तरह के पार्टिकल होते हैं। बीटा और गामा जो हैं वो हायर एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं जो अल्फा से ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो कंपैरेटिवली कम हार्मफुल होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बीटा एंड एज़ कम्पेयर टू गामा काफ़ी कम हार्मफुल होते हैं। सो गामा इज़ द मोस्ट हार्मफुल पार्टिकल्स ऑफ ऑल। एनी हाउ, तो उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल का एक सोर्स लिया, और अल्फ़ा पार्टिकल के सोर्स को उन्होंने रख दिया एक लेड बॉक्स में। लेड बॉक्स इसलिए क्योंकि लेड जो है रेडियो एक्टिविटी से शील्ड करने का सबसे अच्छा एलिमेंट है। अगर हम लेड के कंटेनर में जो है रेडियो एक्टिव चीज़ को रख दें तो उसकी रेडिएशन जो है वो लेड पार्टिकल से या लेड के बॉक्स से या कंटेनर से बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि लेड जो है बहुत हैवी एलिमेंट होता है जो रेडियो एक्टिविटी को कंटेन कर लेता है अपने अंदर और उनकी रेडिएशन को अपने पार नहीं जाने देता। ओके, सो उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स लिया लेड बॉक्स में,
फिर उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया, जैसे आप यहाँ स्लाइड में देख सकते हैं, जो है अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स है, उसके बाद गोल्ड फॉइल है। अब ये गोल्ड फॉइल जो है ये सिर्फ 100 नैनोमीटर इन साइज़ था, ठीक है। 100 नैनोमीटर, बहुत पतला एक गोल्ड फॉइल उन्होंने लिया। और गोल्ड ही क्यों लिया? गोल्ड लेने का एक जो है मेन रीज़न ये था, अगर गोल्ड ना लिया होता तो शायद ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ना हो पाता। गोल्ड एक हैवी एटम है, हैवी एटम से मेरा मतलब है, अब हम जानते हैं, उस टाइम उन्होंने ये सब जो है अपने एक इमेजिनेशन पे किया था। और साइंटिफिक जो पहली बार साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है इमेजिनेशन से की जाती हैं, या सिर्फ एक गेस वर्क होता है उसमें जो बाद में प्रूव हो जाता है। सो यहाँ पे भी एक गेस वर्क था उनका, एक लकी गेस था कि अगर हैवी एटम लिया जाए तो क्या पता रिजल्ट्स अच्छे आए, और उनका ये गेस बिल्कुल सही था। जो गोल्ड एटम होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, अगर इन पे अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्राइक भी करते हैं तो ये अपनी जगह नहीं छोड़ते, और इनफैक्ट अल्फ़ा पार्टिकल्स अगर इनके सही जगह पे स्ट्राइक करें तो अल्फ़ा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट भी करते हैं, और वही चीज़ इस एक्सपेरिमेंट में प्रूव करनी थी। तो उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया क्योंकि वो हैवी एलिमेंट होता है, और क्योंकि गोल्ड हैवी एलिमेंट होता है, और दूसरा रीज़न गोल्ड को लेने का ये था कि ये बहुत मैलिएबल होता है। मेटल की प्रॉपर्टी होती है बहुत सारी, उनमें से एक प्रॉपर्टी होती है मैलिएबल या मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि जो ये मेटल है, इस मेटल को बहुत ही थिन शीट्स में ढाला जा सकता है, बहुत ही थिन, या जिस भी मेटल की ज़्यादा मैलिएबिलिटी होगी वो उतनी ही पतली शीट्स में काटा जा सकेगा। जैसे आप देखेंगे, अगर आप स्वीट्स लेने जाते हैं तो उस पर गोल्ड या सिल्वर के फॉइल्स होते हैं, यानी सिल्वर या गोल्ड ऐसा मेटल है जिसे बहुत 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 थिन फॉइल्स में जो है काटा जाता है या बनाया जा सकता है। तो गोल्ड फॉइल उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि वो मेलिएबल होता है और उसके जो एटम हैं वो हैवी होते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल में भी देखें तो ये काफ़ी ऊपर फॉल करता है। ओके, उसके बाद इन्होंने एक सेटअप बनाया जिसमें जो गोल्ड फॉइल है उसे आप देख सकते हैं एक वॉल के आसपास या एक स्क्रीन के अंदर रखा गया है, स्क्रीन के अंदर रखा है, और स्क्रीन के ऊपर गाइगर काउंटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है। गाइगर काउंटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम रेडियो एक्टिविटी नापते हैं। ओके, आप इतना याद रखें, जो गाइगर काउंटर होता है वो रेडियो एक्टिविटी नापता है। इसीलिए जो रेडियो एक्टिविटी वो क्या होती है, अल्फ़ा, बीटा और गामा पार्टिकल की रेडिएशन। तो अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, गाइगर काउंटर। ओके, सो गाइगर काउंटर जो था वो इन स्क्रीन पे लगा हुआ था, और वो जो स्क्रीन है उसके ऊपर जब पार्टिकल हिट करते थे तो गाइगर काउंटर जो है वो उन्हें डिटेक्ट कर लेता था कि इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे जो है अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक हो रहा है। सो एक बेसिक सा सेटअप है, आप देख सकते हैं। ये उनका एक्सपेरिमेंट अब इसके बाद शुरू होगा। अब ये सेटअप था। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने जो है वो बम्बार्डमेंट कराई, अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई उन्होंने गोल्ड फॉइल पे। और गोल्ड फॉइल फिर उसके बाद गोल्ड फॉइल पे जब उन्होंने बम्बार्डमेंट कराई तो क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन एटम ऑफ द गोल्ड फॉइल वर बम्बार्डेड बाय अल्फा पार्टिकल, most of the alpha particles were passing by without deflecting. ओके, इसका मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल थे वो बिना डिफ्लेक्शन के पास हो रहे थे गोल्ड फॉइल के थ्रू एंड थ्रू। ओके, और ये इनका नंबर क्या था, ऑलमोस्ट 99.8% जो पार्टिकल थे वो थ्रू एंड थ्रू पास हो रहे थे, बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी रुकावट के वो आर पार हो रहे थे गोल्ड फॉइल के, यानी वो स्ट्रेट लाइन में पास हो रहे थे, कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी। और जो अल्फा पार्टिकल हैं बहुत कम, मतलब जो 98.8 जो थे उनमें से बहुत कम जो है हल्की सी डिफ्लेक्शन से पार हो रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट निग्लिजिबल डिफ्लेक्शन से पार हो रहे थे। तो 99.8% जो है वो पार हो रहे थे। लेकिन वन पार्टिकल ऑफ 8000 पार्टिकल, ठीक है, फ्रॉम वन पार्टिकल आउट ऑफ 8000 पार्टिकल वॉज बींग डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल मोर देन 90 डिग्री। ओके, लेकिन कुछ एक ऐसा पार्टिकल, 8000 में से एक पार्टिकल जो उन्होंने देखा वो, यानी अगर 8000 पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पे
बम्बार्ड किया जाए तो 8000 में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जो मोर देन 90 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा था। ओके, और ये परसेंटेज कितनी बनी? 0.012% ऑफ टोटल जो बम्बार्ड किए जा रहे थे उनमें से सिर्फ 0.012% जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा था। कितने एंगल पे? 90 डिग्री एंगल पे। और उन्होंने ये देखा कि 180 डिग्री एंगल, यानी अगर हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन में उसे पार्टिकल को बम्बार्ड कराते हैं और उसी स्ट्रेट लाइन में वो वापस आ जाए, यानी रीबाउंड होके आने वाले का क्या रेशियो था? वो था 0.005%। ओके, सिर्फ एक आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल, अगर 20,000 पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया जाए तो सिर्फ एक पार्टिकल जो है वो 180 डिग्री पे वापस आ रहा था, ना वो आगे जा रहा था, ना वो लेफ्ट या राइट डिफ्लेक्ट हो रहा था, वो वापस जिस पाथ पे गया था उसी पाथ पे वापस आ रहा था। तो वो कितने थे? वो सिर्फ एक पार्टिकल था 20,000 में से। तो ये उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। ओके, तो सेटअप हमने देखा, सेटअप क्या किया उन्होंने, उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन देखी कि जब उन्होंने बम्बार्डमेंट कराई तो ऑब्जर्वेशन क्या थी। अब उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। ओके, और ये कंक्लूजन्स जो हैं, यही कंक्लूजन जो है बाद में जाके मॉडल ऑफ एटम में कन्वर्ट होंगे। तो उनके कंक्लूजन्स क्या क्या थे? द एंटायर पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन एट द सेंटर and almost entire mass of the atom is also concentrated at the same small yet dense region, and this region is named as nucleus. Okay, तो उन्होंने क्या कहा? जो एंटायर पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ आप डिस्क्रेडिट करते हुए देख सकते हैं जो जे थॉमसन का था, उन्होंने कहा था कि जो पूरा एटम है वो पॉजिटिव से ही बना है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बीच बीच में स्प्रिंकल्ड हैं। लेकिन इन्होंने पहले ही पॉइंट में डिस्क्रेडिट कर दिया उस थ्योरी को। इन्होंने कहा कि जो एंटायर पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ एक पॉइंट पे है और ये रीजन बहुत स्मॉल है, बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल है, येट बहुत ज़्यादा डेंस है, बहुत ज़्यादा हार्ड पार्ट है ये एटम का। क्योंकि इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने देखा था डिफ्लेक्शन हो रही थी जब उस पार्ट के साथ इलेक्ट्रॉन्स उस पार्ट के साथ स्ट्राइक हो रहा था अल्फा पार्टिकल, तो तब वो डिफ्लेक्ट हो रहा था। क्योंकि अल्फा पार्टिकल काफ़ी हैवी पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं इसका मतलब है कि एटम जो है वो काफ़ी डेंस होता है, क्योंकि एक डेंस चीज़ ही दूसरी डेंस चीज़ का स्ट्राइकिंग को झेल सकती है। ओके, तो उन्होंने ये कहा। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जो एंटायर मास है एटम का वो कॉन्सेंट्रेटेड है न्यूक्लियस में, जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। अब उन्होंने साइज़ बताया कि जो न्यूक्लियस है वो कितना छोटा होता है। उन्होंने कहा कि एक एटम है जो वो 10⁻⁻10 मीटर्स के रीजन में होता है, जबकि न्यूक्लियस उससे और छोटा होता है और वो कितना होता है? 10⁻⁻15। आप इसमें कंफ्यूज ना हो, 10⁻⁻10 एक बड़ा यूनिट है और 10⁻⁻15 उससे छोटा यूनिट है, क्योंकि ये माइनस में है। ओके, उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट कंक्लूजन निकाला वो ये था कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो हैं वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है वो नेगेटिव पार्टिकल से सराउंडेड है। और अभी इनका नाम नहीं है लेकिन फिर भी हम इन्हें इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट था, उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी। ठीक है, जो वो नेगेटिव पार्ट है वो स्टेशनरी नहीं है, बट ये घूमता है, रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस एट अ वेरी हाई स्पीड इन ए डेफिनेट ऑर्बिट। ओके, सो इन्होंने क्या कहा? अब इन्होंने ऑर्बिटल थ्योरी जो है, ऑर्बिट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए। बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बात इन्होंने न्यूक्लियस इंट्रोड्यूस कराया, दूसरी बात इन्होंने ऑर्बिट भी इंट्रोड्यूस कराया। तो आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। अभी तक की बाकी सब थ्योरीज से नो डाउट पहले की थ्योरीज पाथ ब्रेकिंग थी, लेकिन ये वाली बहुत ज़्यादा फैक्चुअल थी, इसमें बहुत सारे फैक्ट सामने आए। सो इन्होंने ऑर्बिटल्स का भी नाम लिया। तो ऑर्बिटल में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो स्टेशनरी नहीं होते, वो न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं, ये भी एक ट्रुथ है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला वो भी एक ट्रुथ था कि वो जो घूमते हैं उनकी एक डेफिनेट पाथ होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो वो वेरी हाई स्पीड पे एक डेफिनेट ऑर्बिटल में घूमते हैं। ये उनका नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन थी। एक और ऑब्जर्वेशन जो उनकी थी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम बिटवीन न्यूक्लियस एंड ऑर्बिटल इज एम्प्टी। इसका मतलब ये हुआ कि
ऑर्बिटल और न्यूक्लियस के बीच की जो स्पेस है वो उसके बीच में कुछ नहीं है, ठीक है, वो एम्प्टी है। और इन्होंने पहले भी यही कहा था कि जो एटम है वो कंडेंस है सारा न्यूक्लियस के पार्ट में, और बाकी जो जगह है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी है। तो 80 to 90% ऑफ एन एटम, या इनफैक्ट 90 to 99% ऑफ एन एटम इज एम्प्टी with an exception of electrons revolving in a definite orbital cloud. Okay. और एक और ऑब्जर्वेशन इनकी ये था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन डिफरेंट एटम इज डिफरेंट। ओके, अब आपको ये समझना है कि जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव चार्ज का ऑन न्यूक्लियस वो हर एटम के लिए डिफरेंट होता है। ये भी एक फैक्ट है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे न्यूक्लियस का साइज़ भी बढ़ता है, और न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ेगा तो प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, और प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो चार्ज ऑन प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज है वो भी बढ़ेगा। सो ये भी एक ट्रुथ था। तो ये कुछ कंक्लूजन्स थे जो बहुत हद तक बिल्कुल सही थे। अब लेकिन फिर भी कुछ शॉर्टकमिंग्स थी इसमें। वो शॉर्टकमिंग्स क्या थी? एक मेजर शॉर्टकमिंग थी इसकी जो आगे चल के बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में जो है वो होने वाली थी रेक्टिफाई, लेकिन फिर भी हम उसकी बात करेंगे। वो क्या थी? सिंस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस विच मीन्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल मूव अराउंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं किसके आसपास? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के। तो एक फिजिसिस्ट थे जेसी मैक्सवेल, जिनकी एक थ्योरी थी, थ्योरी नहीं थी, जिनकी एक प्रूवन थ्योरी थी एक्चुअली, जिन्होंने प्रूव किया था कि अ चार्ज बॉडी मूविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस लूजेस एनर्जी कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये कहते हैं कि जो मैक्सवेल कहते हैं कि जो भी चार्ज बॉडी होती हैं, मान लीजिए अगर दो चार्ज बॉडी हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में एक दूसरे के आसपास घूम रही हैं, तो जो छोटे चार्ज की बॉडी होगी वो थोड़ी थोड़ी करके अपनी एनर्जी लूज करेगी और इवेंचुअली जो है वो अपोजिट चार्ज के अंदर जाके कोलैप्स हो जाएगी। ओके, ये बात आप ध्यान में रखिए। अब हम वापस जाएंगे। जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है वो कहता था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज के आसपास घूमते हैं, तो जो कलेक्टिव पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के नेगेटिव चार्ज से कंपैरेटिवली कम है। एक प्रोटॉन की बात नहीं कर रहा मैं, कंपैरेटिव सारे प्रोटॉन्स मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? हर रेवोल्यूशन में अपनी एनर्जी लूज करेगा अकॉर्डिंग टू जेसी मैक्सवेल, क्योंकि उन्होंने जो थ्योरी दी थी। तो अगर वो हर बार एनर्जी लूज करता है तो फाइनली वो एक स्पाइरल शेप में घूमते हुए कोलैप्स हो जाएगा न्यूक्लियस में, जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। तो अगर वो एक स्पाइरल पाथ लेके जो है न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स हो जाता है तो इसका मतलब एटम ही खत्म हो जाएगा, स्टेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, और ये जो जितना भी प्रोसेस है, जो कोलैप्स होने का प्रोसेस है, ये 10⁻⁻8 सेकंड्स में खत्म हो जाता है। इसका मतलब जो एटम की लाइफ है वो सिर्फ 10⁻⁻8 सेकंड है, वो तो कुछ भी नहीं है। हमारी पलक झपकने से पहले ही एटम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि धरती पे कोई भी चीज़ जो है वो बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि एटम स्टेबल ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें पता है कि एटम स्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन है वो कोलैप्स नहीं करते हैं, वो अपनी जो है एनर्जी कंजर्व करके रखते हैं वो, और ऑर्बिटल में डेफिनेट ऑर्बिटल में अपनी एनर्जी के साथ घूमते रहते हैं। तो ये जो ट्रुथ है या ये जो फैक्ट है ये वो प्रूव नहीं कर पाए कि ऐसा कैसे होता है। जो ये भी कहने का मतलब यही है कि ये भी स्टेबिलिटी जो है एटम की उसे नहीं प्रूव कर पाए। ठीक है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक जब हम बनाते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, तो वो कैसे बनता है, या स्पेक्ट्रम जो है किसी भी एटम का, ये उसे भी प्रूव नहीं कर पाए या उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गेन करने से होता है, और वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में जंप करते हैं, और जब वो वापस आते हैं एनर्जी लूज करके तो वो उस एनर्जी से कुछ कलर्स निकलते हैं। आप इस तरह समझिए, कलर्स निकलते हैं, कुछ वेवलेंथ्स निकलती हैं, कुछ एनर्जी लूज होती है। तो वो कैसे होता है ये प्रूव नहीं कर पाए। तो ये कुछ डिमेरिट्स थे इनके। लेकिन
डीमेरिट्स के अलावा जो इनके मेरिट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, और ये बहुत होल्ड करने वाली थ्योरी थी। ये सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी थी जो सबसे ज़्यादा फैक्ट जिसने इम्पार्ट किए थे साइंटिफिक कम्युनिटी पे। और इस अचीवमेंट के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ बाद में कन्फर किया गया। और अभी भी मॉडल ऑफ एटम जो है उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी, लेकिन अभी तक हम जहाँ पहुँचे हैं वहाँ 2 मॉडल ऑफ एटम, या इनफैक्ट 3 मॉडल ऑफ एटम जो हैं अभी तक प्रपोज कर दिए गए थे, इन एडिशन विद ऑल अदर मॉडल ऑफ एटम्स। अलग अलग जो साइंटिस्ट ने दिए हुए थे, कुछ जो क्रेडिबल थे, कुछ क्रेडिबल नहीं थे। बट ये जो मॉडल ऑफ एटम जिनकी हमने बात की, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और उससे पहले जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ये 2 मॉडल ऑफ एटम जो हैं, ये जब तक हम मॉडल ऑफ एटम्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे या जब तक हम मॉडल ऑफ एटम पढ़ते रहेंगे तब तक इनकी बात होती रहेगी। तो नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम जो जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम।